हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों प्रत्यास्थ तथा लेसन का शुरुआत किया था और उसके संबंध में बहुत सारे तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। जैसा कि प्रत्यास्था किसे कहते हैं, है ना, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या होते हैं, है ना, पूर्ण सुघट्य वस्तु क्या होते हैं और प्रत्यास्था किसको कहते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स में चर्चा किया था और साथ ही उसमें मैंने ये बताने का भी प्रयास किया था कि प्रत्यास्थता का कारण क्या होता है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों और प्रत्यास्थता से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पद जो हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है बच्चों, आज हम लोग उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे बच्चों कि प्रतिबल किसको कहते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, है ना। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग आज शुरुआत करते हैं बच्चों। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल प्रतिबल क्या होता है बच्चों, आज हम लोग इसको समझेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, है ना। स्ट्रेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। ये प्रत्यास्थता लेसन से संबंधित ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोग जानते होंगे, ये आता है ना। सबसे पहले इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि प्रतिबल किसको कहा जाता है ना। तो समझिए, देखिए देखिए किसी वस्तु पर आरोपित, है ना, किसी वस्तु पर आरोपित प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु पर आरोपित प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल को प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं बच्चों। ये तो बहुत ही आसान और भाषा में था, लेकिन एक बात और यहाँ पर समझ में आता है बच्चों कि बल की यहाँ पर जो कैटेगरी है वो अलग अलग होती है। जब हम लोग किसी वस्तु पर जब हम लोग बल आरोपित करते हैं तो वस्तु क्या होती है, विकृत हो जाती है ना। और जैसे ही वस्तु विकृत होती है कि उस वस्तु के अंदर प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यानयन बल का क्या काम है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसे अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है बच्चों कि प्रत्यानयन बल जो होता है वो वैसा बल होता है जो कि वस्तु के विकृत आकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए वस्तु के अंदर से उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण मैं आप लोग को दे देता हूँ कि जैसे कि एक आयरन का रॉड है ना, ये आयरन का रॉड है। जब इसको हम लोग बेंड करते हैं, जब इसको हम लोग मोड़ते हैं बच्चों, तो इस मोड़ने वाले बल को क्या कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं विरूपक बल। इसको कौन सा बल कहते हैं, विरूपक बल। इसका मतलब है कि वैसा बल जो वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ला देता है उसको हम लोग विरूपक बल कहते हैं, है ना। जैसे ही ये वस्तु डिफॉर्म होता है, विरूपित होता है ना, तो इस वस्तु को, है ना, अपनी वास्तविक आकृति या आकार प्राप्त करना होता है, जिसके वजह से इस वस्तु के अंदर से एक बल उत्पन्न होता है ना, जो कि इस वस्तु की आकृति को पुनः प्राप्त करना चाहता है। अर्थात जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है वो विरूपक बल के दिशा के ठीक विपरीत दिशा में होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये विरूपक बल है जो किसके आकृति अवस्था में परिवर्तन लाता है, आकृति आकार में परिवर्तन लाता है, तो प्रत्यानयन बल क्या करेगा, है ना, उसके विपरीत दिशा में लगता है, जो कि इसे जो है ना, विरूपित अवस्था से अपनी वास्तविक अवस्था तक लाने का काम करता है। इसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु के लिए विरूपक बल का मान और प्रत्यानयन बल का मान जो होता है दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि विरूपक बल का काम होता है वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन लाना, और प्रत्यानयन बल का काम क्या होता है कि उसकी विरूपित आकृति को पुनः प्राप्त करना। तो अब ये दोनों ही बलों के संदर्भ में भी आप प्रतिबल को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यास्थ वस्तु के लिए विरूपक बल और प्रत्यानयन बल का मान बराबर होता है। तो इन दोनों पदों के रूप में हम प्रतिबल को कैसे परिभाषित करते हैं यहाँ पर समझिए। देखिए किसी वस्तु, बात समझिएगा कि किसी वस्तु, है ना, किसी वस्तु पर प्रति एकांक, किसी वस्तु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल या विरूपक बल, प्रत्यानयन बल या विरूपक बल को, प्रत्यानयन बल या विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं, है ना, प्रतिबल कहते हैं। तो
ये वाला जो परिभाषा है ना, डिफिनेशन जो है बच्चों, ये काफ़ी एडवांस और जनरल डिफिनेशन उसका कहा जाता है, लेकिन ये वाला जो परिभाषा है इसे हम लोग है ना बोलचाल की भाषा में परिभाषित करते हैं प्रतिबल को, है ना। लेकिन जब यहाँ पर प्रत्यानयन बल या विरूपक बल को जब लगा दिया जाता है तो प्रतिबल का ये जनरल डिफिनेशन बन जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिबल के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रतिबल किसी वस्तु में है ना आरोपित करने के है ना तरीका से है ना उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिबल जो होते हैं, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहला जो प्रतिबल होता है उसको हम लोग अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं, है ना। इसको अभिलंब प्रतिबल का इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस, भी इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इसको हम लोग कहते हैं। दूसरा नंबर का प्रतिबल जो होता है उसको हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, है ना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा जाता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। और तीसरा नंबर में जो होता है उसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं, है ना। उसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहा जाता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल अर्थात टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है ना। तो चलिए अब बारी बारी से तीनों को परिभाषित करते हैं कि अभिलंब प्रतिबल किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहला है अभिलंब प्रतिबल क्या होता है। अभिलंब प्रतिबल किसको कहा जाता है। देखिए किसी वस्तु के सतह, किसी वस्तु के सतह के लंबवत, किसी वस्तु के सतह के लंबवत, है ना, प्रति एकांक, किसी वस्तु के सतह के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले है ना बल को या फिर आप प्रत्यानयन बल या विरूपक बल दोनों को यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि बल की यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है ना। लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है ना। अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है, अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है बच्चों। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक देखिए वस्तु है मेरा, है ना, एक वस्तु है और ये इसकी सतह है ऊपर वाला, ठीक इसके लंबवत जो है लगने वाले बल को, मतलब परपेंडिकुलर। जैसे ये आप जिस सीट पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये भी एक सतह है, ये एक सरफेस है, तो जस्ट इसमें परपेंडिकुलर इस प्रकार लगने वाले बल को, नीचे की ओर लगने वाले बल को हम लोग अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये F बल है और इसका एरिया कितना है, A है ना। ये जो सतह आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल A है और इस पर हम लोग F बल लगा रहे हैं। तो अभिलंब प्रतिबल कितना हो जाएगा इसमें, तो ये अभिलंब प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाएगा F/A होता है। समझ में आ गया बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, F/A कहते हैं। क्लियर हो गया बात। तो अब इस प्रतिबल का, प्रतिबल है ना, प्रतिबल का मात्रक क्या होगा आप जानिए। प्रतिबल का तो ऊपर बल है और नीचे एरिया है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है आप लोग जानते हैं, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक बात यहाँ पर आप लोग समझिए कि आप दाब का भी परिभाषा कुछ इसी प्रकार देते हैं, प्रेशर का परिभाषा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबल को आप दाब के रूप में ना लें, है ना, उससे उसका अर्थ जो होता है, इस प्रतिबल का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस जो होता है वो दाब से थोड़ा मोड़ा भिन्न होता है ना। ज़्यादा भिन्न नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा भिन्न होता है, क्योंकि कहीं कहीं हम जब आगे फिजिक्स स्टडी करेंगे जब इलास्टिसिटी का, तो हम लोग प्रतिबल को दाब के रूप में भी परिभाषित करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग दाब के सेंस में इसे ना लें। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा जो होता है बच्चों, है ना, इसका बीमा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि बल की बीमा तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, MLT-2, और नीचे में होता है A मतलब एरिया
तो एरिया को हम लोग एल स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो एक एल कैंसिल हो गया और इस एल को जब ऊपर ले जाएंगे तो एल पे पावर -1 और t -2 होगा। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, बीमा हो गया। यदि बीमा आप लोगों को निकालने में कहीं दिक्कत होती है बच्चों, तो मेरा जो 11th क्लास का सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया यूनिट एंड डायमेंशन, उसको आप लोग ज़रूर से देखें और वहाँ पर बीमा निकालने के लिए आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। दूसरा नंबर जो आता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल को आप समझने का प्रयास करिएगा। पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। देखिए, किसी वस्तु है ना, किसी वस्तु, तो यहाँ पर वैसा वस्तु लेना है जिसमें लंबाई होता है, जैसे छड़ है ना। किसी वस्तु के लंबाई के, किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश, किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, लंबाई के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा जाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रॉड है ना, ये एक रॉड है, तो इस रॉड का ये जो आप नीचे वाला सतह देख रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ मोटाई होगी। तो इसके लंबाई के अनुदिश जब हम इस पर बल लगाते हैं F, तो इस प्रकार का बल यदि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है तो उसको हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। क्लियर हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है ना, लंबाई के अनुदिश। इसका मतलब है कि आप जान सकते होंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है ना, वो उसका लंबाई में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। जब किसी वस्तु में हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल आरोपित कर देंगे तो वो उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन लाएगा। तो ये बात भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मतलब चौड़ाई भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का लंबाई ही है वो, है ना, लंबाई में परिवर्तन लाता है ना, लंबाई में परिवर्तन लाता है, लंबाई में परिवर्तन लाता है। इसका मतलब है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसी भी जब वस्तु में आरोपित करेंगे तो वो उसकी लंबाई में परिवर्तन लाएगा, है ना। और अभिलंब प्रतिबल जो होता है बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यदि किसी वस्तु पर अभिलंब प्रतिबल लगाएंगे तो वो क्या करता है। तो अभिलंब प्रतिबल जब हम लोग किसी वस्तु पर जब हम लोग आरोपित करते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल आरोपित करने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु है, ये मान लेते हैं कि एक गोला है, स्फेयर है ना, तो इसमें देखिए, तो इसके क्या करते हैं, इसकी सतह के लंबवत जब हम लोग बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा, इसके आयतन में परिवर्तन आता है। तो इसी प्रकार यदि मान लेते हैं कि ये एक गोला है, इसके अंदर से यदि इसके सतह के लंबवत यदि हम लोग बल लगाते हैं तो ये क्या होता है, इसकी है ना मोटाई में वृद्धि हो जाती है, इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये एक घन है, इसके चारों सतह पर जब अंदर से हम लोग बल लगाते हैं इसके सतह के लंबवत, तो इसके घन के क्या होता है, आयतन में वृद्धि हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभिलंब प्रतिबल जो हम किसी वस्तु पर लगाएंगे तो वो उसके आयतन में वृद्धि करता है, और अनुदैर्ध्य जब हम लोग प्रतिबल हम लगाएंगे बच्चों, तो हम लोग क्या पाते हैं कि उसकी लंबाई में वृद्धि होता है। तो कहीं कहीं किसी दूसरे किताब में आप जब पढ़ेंगे तो अभिलंब प्रतिबल के जगह में आयतन प्रतिबल भी लिखा जाता है, उसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहा जाता है बच्चों, है ना। अब तीसरा प्रकार का जो आप देखिए जो बल है, प्रतिबल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहा जाता है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल इसको हम लोग कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल किसको कहते हैं, देखिए किसी वस्तु की सतह के, है ना, किसी वस्तु की सतह के, है ना, सतह के समानांतर, सतह के समानांतर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक सतह है, अब इस सतह के समानांतर लगने वाला बल, है ना, इस सतह के समानांतर, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो सीट में मैं लिख रहा हूँ, इस ये एक भी एक सतह है, इसके समानांतर लगने वाला बल, मतलब इस प्रकार यदि इसमें बल लगेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए किसी वस्तु के सतह,
है ना, किसी वस्तु के सतह, किसी वस्तु के सतह, किसी वस्तु के सतह के समांतर, किसी वस्तु के सतह के समांतर प्रति एकांक, सतह के समानांतर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं, है ना, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। समझ में आ गया। किसी वस्तु के सतह के समानांतर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल हम लोग कहते हैं, है ना। यही इसमें मान लेते कि F बल लग रहा है इसके सतह के समांतर और इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करेंगे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/A हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड थिंकिंग से इसको सोचते हैं प्रतिबल को बच्चों। तो एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को पुनः बताना चाहूँगा, ये 3 प्रकार का जो मैंने प्रतिबल लिखा, ये अभिलंब प्रतिबल क्या है, किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल है ना, सतह के लंबवत। और अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है, किसी छड़ जैसी आकृति, वैसी आकृति जिसमें लंबाई पाई जाती है, उस लंबाई के अनुदैर्घ्य जो काट होता है ना, ये जो आपका देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है यहाँ पर, अनुदैर्घ्य जो काट होता है उस एरिया के लंबवत लगने वाले बल को, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि एक छड़ है, जैसे ये इस पेन को ही आप लोग देखिए बच्चों, तो इस पेन में भी एक लंबाई पाया जा रहा है ना, इसका ये क्या होता है, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, देखिए ये कैसा है, इसको कहते हैं अनुदैर्घ्य काट। तो ये एक वृत्ताकार है, तो इसके लंबाई के लंबवत लगने वाले बल को, तो इसका मतलब है कि इस एरिया के लंबवत जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ये अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं, है ना। तो ये जो बल इस दिशा में, मेरी फिंगर जो आप देख पा रहे हैं, ये एक बल की डायरेक्शन है ना, ये एक बल का डायरेक्शन है। तो ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं इसके लंबवत ये इस प्रकार ये बल लगता है। तो ये जो बल देख रहे हैं ये इसके लंबाई के ही अनुदिश है, अर्थात इसके क्षेत्रफल पर लंब है। तो कहने का मतलब है कि अभिलंब प्रतिबल, है ना, अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्घ्य प्रतिबल, आप देख रहे हैं कि अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्घ्य प्रतिबल ये दोनों जो है किसी न किसी सतह पर लंबवत बल लग रहा है इसमें, है ना। और स्पर्श रेखीय प्रतिबल जो है किसी सतह के समांतर बल लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिबल 2 ही प्रकार का होता है, एक लंबवत प्रतिबल, एक स्पर्श रेखीय प्रतिबल। इसको जनरल हम लोग फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं। तो प्रतिबल जनरली 2 ही प्रकार के होते हैं। हम लोग उसको एक आयतन में परिवर्तन करने वाला प्रतिबल, एक लंबाई में परिवर्तन करने वाला प्रतिबल, और एक स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो वो क्या करता है, किसी सतह को झुकाने का काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक सतह है ना, ये कोई सतह है ना, इसका ये भाग जो है फिक्स है। जब इसमें स्पर्श रेखीय, जब इसमें प्रतिबल जब लगाया जाता है तो ये सतह क्या होता है कि कुछ कोण से क्या होता है, झुक जाता है। आप देख रहे हैं कि ये सतह यहाँ पर चले आया, ये सतह कुछ कोण से ये झुक जाता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल हम लोग कहते हैं बच्चों। तो जनरली प्रतिबल को हम लोग 2 ही भागों में विभाजित करते हैं। प्रतिबल 2 ही प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं लंबवत प्रतिबल, एक को हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत प्रतिबल कहते हैं, और दूसरा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल, है ना। स्पर्श रेखीय प्रतिबल हम लोग कहते हैं। ये प्रतिबल जनरली 2 ही प्रकार का होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं और इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों देखा कि प्रतिबल सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, है ना। प्रतिबल जो होता है सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। एक मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक लंबवत प्रतिबल होते हैं, है ना, एक लंबवत प्रतिबल और एक स्पर्श रेखीय प्रतिबल होते हैं। ये 2 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। तो एक सतह हम लोग यहाँ पर लेते हैं बच्चों, कि मान लेते हैं कि ये एक सतह है। देखिए ये क्या है, एक सतह है ना, ये एक सतह है। इस प्रकार हम लोग इसको दिखाएंगे बच्चों। मान लेते हैं कि ये एक सतह है, ऊपर वाला ये सतह, इस पर जो है किसी कोण पर एक F बल काम कर रहा है, किसी कोण पर F बल काम कर रहा है। तो इस बल का हम लोग क्या करेंगे, 2 लंबवत दिशा में वियोजित मान लेंगे, कंपोनेंट लेते हैं। और ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं, है ना, ये
एफ जो है इसके साथ, मतलब ये जो सतह के साथ थीटा कोण बना रहा है ना, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस सतह पर एफ बल थीटा कोण पर काम कर रहा है ना। तो अब इस बल का दो लंबवत दिशा में विद्युत मान लेंगे, एक लंबवत दिशा हो गया, एक स्पर्श रेखीय, मतलब ये जो आप कंपोनेंट है वो क्या हो गया, इस सतह के समांतर है। तो वियोजित मान लेंगे तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा और ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। यदि कंपोनेंट लेने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप वेक्टर लेसन में जाएं, जहाँ मैंने वेक्टर को अच्छी तरह से पढ़ाया है ना, वहाँ पर वियोजित मान लेने के लिए भी सिखाया बच्चों, उसे आप लोग अच्छी तरह से सीखें और तब यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि प्रतिबल सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक लंबवत प्रतिबल और एक स्पर्श रेखीय प्रतिबल होते हैं। तो आप इस बल का जब वियोजित मान लिया तो दो ही प्रकार का घटक, एक लंबवत हुआ, एक स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो इसका मतलब हो गया कि एफ साइन थीटा जो हो गया लंबवत प्रतिबल का मान देता है, और एफ कॉस थीटा जो हो गया वो स्पर्श रेखीय प्रतिबल का मान देता है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि लंबवत प्रतिबल, देखिए लंबवत प्रतिबल है ना, आप लोगों को कुछ देर पहले मैंने समझाया कि लंबवत प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल है ना, और एक होते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये दो प्रकार के प्रतिबल होते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही जो है इस पर दोनों ही केस में बल किसी न किसी सतह के लंबवत काम कर रहा है। तो लंबवत प्रतिबल का जो हम लोग व्यंजक यहाँ पर लिखेंगे वो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लंबवत प्रतिबल, तो लंबवत बल क्या है, एफ साइन थीटा है यहाँ पर, तो ये हो गया एफ साइन थीटा, और इस सतह का यदि क्षेत्रफल ए है तो नीचे में ए हो जाएगा। इसी प्रकार स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या हो जाएगा बच्चों। तो स्पर्श रेखीय दिशा में कौन सा बल काम कर रहा है, तो एफ कॉस थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ कॉस थीटा और नीचे में हो गया ए। तो ये दो प्रकार का प्रतिबल आप लोगों ने देखा है ना। ये जो लंबवत प्रतिबल के केस में है ना, ये दोनों ही केस में यहाँ पर साइन थीटा होगा, चाहे वो अभिलंब प्रतिबल है चाहे अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, इस दोनों के लिए एफ साइन थीटा बाय ए होगा। स्पर्श है ना, स्पर्श रेखीय प्रतिबल के लिए एफ कॉस थीटा बाय ए होगा कंपोनेंट। तो इससे समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और विकृति को समझने का प्रयास करते हैं। विकृति क्या होता है, विकृति किसको कहते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए विकृति किसी वस्तु का कोई भी जो माप होता है ना, जब उसमें हम लोग बल लगाते हैं तो उस माप में परिवर्तन आता है, चाहे उसके माप लंबाई हो, चाहे उसका आयतन हो, है ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसके माप में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो किसी वस्तु के माप में, देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के माप में, मेजर में, है ना, माप में आई परिवर्तन, माप में आई परिवर्तन तथा वास्तविक माप तथा वस्तु का वास्तविक माप के अनुपात को, वस्तु के वास्तविक माप के अनुपात को, है ना, अनुपात को विकृति कहा जाता है, विकृति कहा जाता है। समझ में आ गया, विकृति कहा जाता है। तो विकृति बराबर क्या हो गया, विकृति बराबर होता है कि वस्तु के माप में, है ना, वस्तु के माप में, वस्तु के माप में आई परिवर्तन, वस्तु के माप में आई परिवर्तन बटा वास्तविक माप, बटा वास्तविक माप को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, है ना। तो विकृति जो है बच्चों तीन प्रकार की होती है। विकृति कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की होती है। देखिए विकृति तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है ना। विकृति का कोई भी बीमा नहीं होता है ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका बीमा भी नहीं होता। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दो समान राशि का अनुपात होता है। यदि ऊपर भी लंबाई है, लंबाई में आई परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, तो लंबाई लंबाई कट जाएगा, सिर्फ संख्या प्राप्त होगा। तो ये क्या होता है, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है और कोई भी बीमा भी नहीं होती है। तो विकृति जो होता है बच्चों वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाता है ना, विकृति को इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, है ना। दूसरा नंबर में होता है बच्चों आयतन विकृति, आपको मैंने प्रतिबल के ही बताया था
कि प्रतिबल के आधार पर विकृति को परिभाषित किया जाता है। अब इसमें भी हम लोग कौन सा बल लगाएंगे मालूम है? आयतन प्रतिबल में हम लोग अभिलंब प्रतिबल यहाँ पर यूज करेंगे, है ना, तभी वो आयतन विकृति उत्पन्न करेगा। और अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न करने के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाना पड़ता है। तीसरा नंबर में हो जाता है बच्चों अपरूपण, है ना, अपरूपण विकृति हम लोग इसको कहते हैं, अपरूपण विकृति। इस तीनों का अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, स्ट्रेन कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। और इसको शेयर, है ना, या फिर शेयरिंग स्ट्रेन इसको हम लोग कहते हैं, इसको शेयरिंग स्ट्रेन कहा जाता है। तो अनुदैर्ध्य विकृति किसको कहते हैं? सबसे पहला इसका हम परिभाषा आप लोग तक पहुंचा देते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति किसको कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, देखिए वस्तु के, है ना, वस्तु के लंबाई में, वस्तु के लंबाई में आई परिवर्तन, वस्तु के लंबाई में आई परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को, वास्तविक लंबाई के, है ना, वास्तविक लंबाई के अनुपात को, वास्तविक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है, अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है, अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है बच्चों। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक रॉड है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। जब इस पर हम लोगों ने, है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया, जब हम लोग इस वस्तु पर कौन सा प्रतिबल लगाएंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाएंगे, तो इसके आयतन में वृद्धि आएगी। तो इसके आयतन में वृद्धि आ गई तो हम लोग माप लेंगे कि इसके आयतन में वृद्धि कितना हुआ, तो डेल्टा L हुआ, है ना। ये इसकी वास्तविक लंबाई था। जब हम लोगों ने प्रतिबल आरोपित किया तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। कितना वृद्धि हो गया? डेल्टा L वृद्धि हो गई। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होगा? इसका डेफिनेशन के अनुसार अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा L बाय L होगा, है ना। दूसरा नंबर में आयतन विकृति किसको कहा जाता है? आयतन विकृति किसको कहेंगे? तो यहाँ पर हो गया वस्तु के आयतन में, वस्तु के आयतन में, आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा वास्तविक आयतन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा वास्तविक आयतन के, है ना, तथा वास्तविक आयतन के अनुपात को, वास्तविक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है? एक घन है ना, क्यूब है मेरे पास। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अविलंब प्रतिबल इसके सतह के लंबवत हम लोग लगाएं, है ना, अविलंब पर। तो ये क्या होगा? इसका आयतन में आप लोग देख रहे हैं कि वृद्धि हो जाएगी। तो इसके आयतन में कितना वृद्धि हुआ? तो इसके आयतन में डेल्टा भी वृद्धि हुआ और वास्तविक आयतन इसका भी था, नहीं। तो आयतन विकृति बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका आयतन विकृति बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा भी और बाय भी हो जाएगा आयतन विकृति। और तीसरा नंबर में जो अपरूपण विकृति होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा देखिए, अपरूपण विकृति हम लोग किसको कहेंगे? थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोग देखने के। देखिए जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर, है ना, जब किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, जब किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल आरोपित किया जाता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल आरोपित किया जाता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल आरोपित किया जाता है ना, किया जाता है, तो वस्तु कुछ कोण से, वस्तु कुछ कोण से झुक जाती है, वस्तु कुछ कोण से झुक जाती है। इसी झुकाव कोण को, इसी झुकाव कोण को, है ना, इसी झुकाव कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अपरूपण, है ना, अपरूपण विकृति कहते हैं। इसी झुकाव कोण को अपरूपण विकृति कहते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आप लोग को दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक सतह है ना, ये फिक्स है, ये क्या है? किसी सतह पर फिक्स है। अब इस पर हम लोग स्पर्श रेखीय प्रतिबल, इसके सतह के समांतर जो प्रतिबल होता है वो लगा दिए, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? झुक जाएगा। कुछ कोण से ये क्या होगा? झुक जाएगा, है ना। कितने कोण से झुक जाएगा? तो थीटा कोण से यहाँ पर ये झुक जाता है।
बात समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग बड़ा बड़ा डिब्बा लेते हैं बच्चों, एक घन के आकार का या घनाभ के आकार का डिब्बा, और उसके सतह पर, उसकी ऊपरी सतह पर जब हम लोग इस प्रकार बल लगाते हैं, सतह के समांतर जब बल लगाते हैं तो देखते होंगे डिब्बा कुछ क्या होता है, झुक जाता है ना। तो कितना कोण से झुका, उसी कोण को हम लोग अपरूपण विकृति कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अपरूपण विकृति बराबर क्या होता है, अपरूपण विकृति इज इक्वल टू थीटा होता है बच्चों। ये बात समझ में आ गया। तो ये तीनों प्रकार की विकृति को मैंने आप लोगों को तक यहाँ पर बताया, उसे समझाया, है ना। प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, यह बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आता है बच्चों तो वीडियो को 2 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। कल मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा बच्चों कि प्रत्यास्थता, है ना, प्रतिबल और विकृति में परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार होता है, कि किसी वस्तु पर जब प्रतिबल लगाया जाता है और उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उस दोनों का संबंध क्या होता है। उसके बाद उसमें से हुक का नियम निकल कर सामने आएगा। उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक हम लोगों को पता चलेगा बच्चों। तो ठीक है, बहुत सारा टॉपिक्स अभी हम लोगों का बाकी है। आप लोग इसी प्रकार मेरे वीडियो पर बने रहें और नॉलेज गेन करते रहे बच्चों, है ना। तो आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें बच्चों, हंसते रहे, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें। और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देख करके, है ना, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें, लाइक करें, है ना। ठीक है बच्चों, आपके साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, है ना। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।